बालिका मंडल एक भजन नंबर आ जाए, छोटा सा भजन, जोरदार तालियां बंदगी के लिए। जय बोलो परम पूज्य शास्त्री सर विराज सागर जी महामनी गुरु श्री 120 सागर जी महाराज जी की, छुद्रिका 105 विश्वविद्यालय श्री माता जी की। इस जमाने के लोग सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, जिनसे अंदर ये सिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला दे। महाराज जी की। प्रिंस भैया फ्रांसू जहां कहीं भी हो, जग मैया जनक दुख में दे जीवानी, जग मैया जनक दुख में दे, जन्म दुख में दे, मरण दुख में दे जीवानी, जन्म दुख में दे जीवानी, जग मैया बोलो जीवानी। आश्वासिता के जनवीत कार्य, प्रबोधिता के जन्मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय, तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय,
तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय वरदत्ता नरसिंह परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री खजराटादीनाथ भगवान की, मूलनायक श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की, विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की, पंचमेरु के 80 जिन चैत्यालयों की, मध्य लोक के 458 जिन चैत्यालयों की, नंदीश्वर के 52 जिन चैत्यालयों की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सतपति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख शमनाचार्य गणाचार्य प्रदेश श्री विराट सागर जी महाराज की, द्वादशाम जिनवाणी माता की, अहिंसा में विश्व धर्म की, कल का अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने समझ लिया था जयपुर द्वीप में कहाँ पर होता है ये कहाँ पर होता है? 2 बने होते हैं, नीचे 2, तो टोटल 4, उसको क्या कहा जाता है? गजदल पर्वत। नीचे का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है के 2 भागों में विभक्त है। विदेह क्षेत्र के 2 भागों में ये 2 विभक्त है, कुरुक्षेत्र व विदेह क्षेत्र। यानी कुरुक्षेत्र ये पूरा क्या कहा जाएगा? कुरुक्षेत्र। और इसके उस साइड और इसके इस साइड जो लाइनिंग वाला पोर्शन आप देखते हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? विदेह क्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र और वो क्या कहा जाएगा? विदेह क्षेत्र। ठीक, तो अपन अभी कुरुक्षेत्र समझते हैं, फिर उसके बाद में आजू बाजू वाला विदेह क्षेत्र समझेंगे। सुमेरु पर्वत के दक्षिण और निशर पर्वत के उत्तर में क्या है? देवगुरु। निशर पर्वत कहाँ आता है? नीचे। अपन जब भरत क्षेत्र, हेमवत ये सब क्रॉस करके यहाँ पे क्या मिलेगा? ये क्या है? ये जो लाइन ड्रॉ की है वो निशर पर्वत की है। निशर पर्वत के उत्तर में क्या है? देवगुरु है। ठीक है, और सुमेरु पर्वत के क्या कहा जाएगा? दक्षिण में। लैंग्वेज हार्ड नहीं है, खाली समझना है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण में और निशर पर्वत के उत्तर में ये क्या है? देवगुरु। टेक्स्ट। मेरु पर्वत के उत्तर में ये सुमेरु पर्वत का उत्तर क्या हो जाएगा? सुमेरु पर्वत का उत्तर ये। और नील पर्वत के दक्षिण में ये कौन सा पर्वत है? ये जो लाइनिंग है वो नील पर्वत आता है। विदेह क्षेत्र के एक साइड निशर पर्वत होता है और एक साइड क्या होता है? नील पर्वत। तो ये नील पर्वत के दक्षिण में और सुमेरु पर्वत के उत्तर में जो पोर्शन है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर कुरु। तो ये वाला पूरा पोर्शन उत्तर कुरु, ये देवगुरु। और ये यहाँ पे उत्तर कुरु और देवगुरु में हमेशा उत्तम भोगभूमि होती है। क्या होती है? उत्तम भोगभूमि। जगन्य भोगभूमि कहाँ पर थी कल? हरित क्षेत्र में। हरित क्षेत्र में क्या था? मध्यम भोगभूमि। और यहाँ पर देवगुरु और उत्तर गुरु में क्या होगा? उत्तम भोगभूमि। समझ में आ गया? नीचे से ऊपर के क्षेत्रों का भरत क्षेत्र कर्मभूमि और हेमवत क्षेत्र जगन्य भोगभूमि, हरि क्षेत्र मध्यम भोगभूमि और देवगुरु उत्तर गुरु उत्तम भोगभूमि। ठीक है, तो ये पूरा उत्तम भोगभूमि यहाँ पे रहता है। सुमेरु पर्वत के मूल भाग में 4 गजदल पर्वत है। सुमेरु पर्वत के मूल भाग में 1, 2, 3 और 4 क्या है? 4 गजदल पर्वत है, जो एक और तो निशद और नील कुलाचलों को स्पर्श करते हैं। आप देखो ये सारे पर्वत है चारों, एक साइड ये दोनों निशद को करते हैं और ये दोनों नील को करते हैं। ठीक है, निशद और नील पर्वतों को क्या करते हैं? टच करते हैं। और दूसरी ओर सुमेरु को, दूसरी ओर कहाँ पे टच करते हैं? सुमेरु को। तो एक साइड सुमेरु को और दूसरी साइड नील और निशद पर्वत को
टच करते हैं। नेक्स्ट, ठीक, वही ड्राइंग है, बस ड्राइंग अलग अलग है पर सिस्टम वही है। इसमें इसके नाम क्रमशः सोमनस, विद्युत, गंधमादन और माल्यवान। क्या क्या नाम है इस पर्वत के? सोमनस, विद्युत, गंधमादन और माल्यवान। देवगुरु पूर्व और पश्चिम में क्रमशः, देवगुरु कौन सा इस दोनों में से? नीचे वाला। इतना याद रखना, इजी इजी सिंपल तरीके से। उत्तर में जो है उसे उत्तर गुरु कहते हो, बाकी को क्या कहते हो? देवगुरु। तो देवगुरु में पूर्व और पश्चिम में क्रमशः क्या हो जाएगा? पूर्व में कौन सा आ जाएगा? सोमनस, यानी ये पर्वत का नाम क्या है? सोमनस। और पश्चिम वाले पर्वत का नाम क्या है? विद्युत। ठीक है। और उत्तर गुरु में माल्यवान, ये माल्यवान पर्वत, और उस साइड के पर्वत का नाम क्या है? गंधमादन। समझ में आ गया? ये कौन सा? सोमनस। वो कौन सा? विद्युत। ये माल्यवान और वो गंधमादन। ये चार क्या हो गए? गजदन पर्वत। अब एग्जाम में आया कि इसमें से गजदन पर्वत कौन सा है? अब बहुत सारे पर्वतों के नाम लिख दिए, उसमें से एक क्या लिख दिया? गजदन का नाम। तो नाम याद होगा तब तो टिक करोगे। ठीक। उसके बाद सीतोदा नदी, देखो नीचे से जो नदी निषद पर्वत था उसके नीचे जो क्षेत्र था वहां से क्या एक नदी जो बहकर आ रही थी, वो कौन सी? ये कौन सी नदी है? सीतोदा नदी। जो नीचे पर्वत के ऊपर तालाब था वहां से जो आ रही थी, जम्बूद्वीप का मैप याद करो। तो यहाँ से जो नदी आ रही थी सीतोदा नदी, निषद पर्वत के तिंगिश तालाब के दक्षिणी द्वार से निकलकर, यहाँ निषद पर्वत है और उसमें कौन सा तालाब है? निषद पर्वत के ऊपर तिंगिश है ना, नीचे पद्मा, महापद्मा और तिंगिश। तो तिंगिश तालाब से निकलकर सीतोदा नदी दक्षिण द्वार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और सुमेरु पर्वत के 2 कोश पहले ही पश्चिम की ओर से उसकी अर्ध परिक्रमा करती है। देखो कितना इजी है। यहाँ निषद पर्वत से निकलेगी और फिर किस साइड जाएगी? उत्तर, यानी ऊपर की ओर जाएगी, उत्तर की ओर बहती है। ये बीच में ये जो कुंड दिख रहा है वो सीतोदा का ही है। यहाँ से बह करके क्या करेगी? ये जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के 2 कोश, सुमेरु पर्वत और ये नदी के बीच में कितना अंतर है? 2 कोश। ठीक है। सुमेरु पर्वत को 2 कोश पहले ही पश्चिम की ओर, कौन सी दिशा है? पश्चिम। पश्चिम की ओर अर्ध परिक्रमा करती है, आधी परिक्रमा की, पूरी नहीं की, आधी परिक्रमा करके क्या विद्युत गजदन की गुफा में क्या कर जाती है? प्रविष्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, आ गया समझ में? इन शॉर्ट, सीतोदा ऊपर जाती है, सुमेरु उसमें से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई पश्चिम समुद्र में गिरती है। यानी जो सीतोदा नदी थी यहाँ से निकल करके सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करके पश्चिम की साइड हो गई और यहाँ पे क्या, यहाँ से सीधी जाते हुए विदेश क्षेत्र को क्रॉस करके उस साइड क्या मिलेगा? लवण समुद्र। तो पश्चिम साइड लवण समुद्र में वो मिल जाएगी। इसी प्रकार सीता नदी भी, ये कौन सी नदी है? सीता नदी। वो कहाँ से आएगी? नील पर्वत। नील पर्वत पे कौन सा तालाब है? केसरी, पद्मा, महापद्मा, तिंगिज और केसरी। तो तिंगिज तक यहाँ हो गया, अब यहाँ केसरी। तो इस पर्वत से ये निकलेगी, अब क्या करेगी? सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करेगी और पूर्व की साइड टर्न हो जाएगी। विदेश क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र के भी ऊपर नीचे 2 पार्ट करके लवण समुद्र में पूर्व की साइड ये नदी मिल जाएगी। समझ में आ गया? ठीक। तो वही लिखा, इसी प्रकार सीता नदी पे नील पर्वत के केसरी रथ से निकलकर दक्षिण द्वार से निकलती है, माल्यवान गजदन की गुफा से निकलकर पूर्व विदेश की मध्यम में बहती हुई पूर्व सागर से मिल जाती है। गेटिंग? नेक्स्ट, देवगुरु में निषद पर्वत से 100 योजन उत्तर में सीता नदी के दोनों तट पर यमगिरी नाम के 2 पर्वत है। ठीक है। देवगुरु कौन सा है? ये। और ये कौन सी नदी? सीतोदा नदी। सीतोदा नदी के दोनों तट पर क्या पर्वत है? यमगिरी नाम के 2 पर्वत। ये क्या कौन हो गए? इसका नाम क्या है? जो येलो कलर का दिख रहा है वो क्या है? यमगिरी। यानी ये सीतोदा नदी है। हाँ, ये जो सीतोदा नदी यहाँ से
से जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ लिखा है यमगिरी टेक्स्ट। इसी प्रकार उत्तर पूर्व में नील पर्वत के दक्षिण में 100 योजन जाकर, यानी ये जो है वहां से इसका डिस्टेंस, यमगिरी का डिस्टेंस कितना है 100 योजन। तो चित्र में तो इतना दिख नहीं सकता, समझने के लिए यहाँ से इसका ये जो यमगिरी का डिस्टेंस है वो 100 योजन का है। वहां पे भी क्या है 2 यमगिरी, तो टोटल कितने यमगिरी हुए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो यमगिरी कहाँ पर है, सीता और सीतोदा नदी जो है उससे 100 योजन ऊपर जाएंगे तो दोनों साइड क्या मिलेगा हमको, यमगिरी मिलेगा। इन यमक पर्वतों से 500 योजन उत्तर में देवगुरु की सीतोदा नदी के मध्य उत्तर में दक्षिण लंबायमान 5 तालाब है। आपने देखा कितने तालाब है, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ यमगिरी से कितना आगे जाना है, फिर से 500 योजन आगे जाना है। और यमगिरी से तालाब के बीच में कितना डिस्टेंस है, 500 योजन। तो ये 5 तालाब अपने को मिलेंगे। तो समझ में आ गई ये सब क्या है, तालाब है। और बीच में क्या कौन सी नदी निकल रही है, सीतोदा, और यहाँ पे सीता, और उसी में क्या है, तालाब है। ठीक है, फिर इन यमक पर्वतों से 500 योजन ऊपर देवगुरु की सीतोदा नदी के दक्षिण नंबर में 5 तालाब है। नेक्स्ट, अब ये तालाब नदियों के प्रवेश व निकास द्वारों से युक्त है। जो ये तालाब है यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी है, ये जो जहाँ पे एंट्री है वहां पे भी एक ब्यूटीफुल क्या है, गेट है, और यहाँ पे भी गेट है और यहाँ पे भी एक गेट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर। इस तरह से जितने तालाब का एंट्री और एग्जिट है सब जगह क्या है, गेट बने हुए हैं। प्रवेश और निकास द्वार, उसको प्रवेश एंट्री गेट, एग्जिट गेट समझ लो उसको। इसी प्रकार उत्तर पूर्व में भी सीता नदी के मध्य जो 5 तालाब है तथा भद्रसाल वन की पूर्व पश्चिम दिशाओं में भी, ये क्या है, जो अपने देखा था कल, वो भद्रसाल वन है ना, ये भद्रसाल दिख रहा है जो काजू कतरी जैसे सेब का है, वो भद्रसाल वन की पूर्व और पश्चिम दिशा में भी क्या है, 5 तालाब दिख रहा है आपको, 5 ब्लू कलर में 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, उसमें भी वही सिस्टम है जैसे यहाँ पर है। तो इसी प्रकार 5 तालाब है। प्रत्येक तालाब के पूर्व पश्चिम तटों पर 5 करके कुल 200 कलर की है। इस पर्वत में भी क्या है, थोड़ा इसको आपको ये जो 5 राउंड दिख रहा है हर एक जगह, 1 2 3 4 5, हर एक सरोवर के आगे क्या दिख रहा है, 5 गोल दिख रहे हैं। वो 5 गोल क्या है, पर्वत है। कौन से पर्वत, कांचनगिरी। कौन से, कांचनगिरी। इसका नाम यमगिरी, और ये सरोवर है, और सरोवर के हर एक साइड, दोनों साइड क्या है, 5 पर्वत है। तो बहुत छोटा है, सोचो कितना बड़ा होगा। तो ये 5 पर्वत, टोटल कितने पर्वत हो गए, एक सरोवर में के दोनों तटों पर 10 पर्वत, तो 5 की कितना हो गए, 50। तो चारों साइड कितने हो गए, 200। तो कितने कांचन पर्वत है, तो अब एग्जाम में आए कि कांचन पर्वत कितने होते हैं, तो कितने लिखोगे, 200। ठीक, नेक्स्ट। भीतर भद्रसाल वन में क्या लिखा है, सीतोदा और सीता नदी के पूर्व पश्चिम तटों पर एक एक करके 4 दिग्गजेंद्र पर्वत है। आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये सीता और ये सीतोदा नदी के तट पर, ये तट पर 1 2 3 और 4, ये क्या है, 4 दिग्गजेंद्र पर्वत। क्या नाम है इसका, दिग्गजेंद्र पर्वत। तो ये 4 क्या हो गए, सीता और सीता नदी के तट पर 4 क्या है, दिग्गजेंद्र पर्वत। तो कितने पर्वत हुए, यमगिरी कितने थे, 4। कहाँ पर है यमगिरी, ये येलो वाले, ठीक, यहाँ 2 नीचे 2। कांचन पर्वत कितने, चारों साइड मिला के 200, और दिग्गजेंद्र कितने, जहाँ पे जो टेम्पल बना, ठीक है ना। तो ये 4 दिग्गजेंद्र। और सरोवर कितने, 20, एक साइड 5, तो चारों साइड 20 सरोवर। इसी प्रकार के 4 दिग्गजेंद्र पर्वत इन दोनों कुरुक्षेत्र के बाहर भद्रसाल वन में उक्त दोनों नदियों के उत्तर दक्षिण तट पर भी है, यानी पूर्व पश्चिम में भी, उत्तर दक्षिण
पश्चिम में भी है। टोटल 4 दिग्गजेंद्र। इसी प्रकार दिग्गजेंद्र पर्वतों की कुल संख्या 8 है। यानी यहाँ पे भी देख लीजिए आप, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। पहले तो ये 4 बताए सीता और सीतोदा नदी के, और फिर ये 4 1 2 3 एंड 4, तो टोटल कितने? 8 हो गए। निशद व नील पर्वत से संलग्न संपूर्ण विदेश क्षेत्र का विस्तार के समान लंबी दक्षिण उत्तरी लंबायमान भद्रसाल वन की वेदी है। यानी ये जितना कुरुक्षेत्र है, यहाँ से यहाँ नीचे तक और उस साइड में ऊपर से नीचे तक, एक क्या है? वेदी बनी हुई है। भद्रसाल वन की क्या है? वेदी है। तो दोनों साइड एक क्या है? वेदी है। ये इसमें आपको वेदी दिख रही है, ये जो दिख रही है, ये जो हाँ लाइन, वो क्या है? दोनों साइड वो वेदी है। ये वेदी हो गई। ठीक है, टेक्स्ट। नील और निशद कुलाचल पर्वत से मेरू पर्वत की ओर 1000 योजन आगे जाकर सीता और सीता नदी के दोनों तटों पर 2-2 पर्वत है। ठीक है, सीता और सीतोदा नदी के दोनों तटों पर 2-2 पर्वत। ये क्या है? 2 पर्वत। दोनों साइड क्या मिलेंगे आपको? 2 पर्वत। इस साइड भी आपको मिलेंगे 2 पर्वत, है ना? और इस साइड भी क्या? सॉरी, दिग्गजेंद्र पर्वत है। ये दिग्गजेंद्र, चारों 8 दिग्गजेंद्र। एक मिनट नीचे टेक्स्ट करो। ये दिग्गजेंद्र बताइए इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दिग्गजेंद्र। और इन्होंने बोला नदियों के दोनों तट पर 2-2 पर्वत, 2 पर्वत। नील और निशद कुलाचल पर्वत से मेरू पर्वत की ओर 1000 योजन आगे जाकर सीता और सीतोदा नदी के दोनों तट पर 2-2 पर्वत। ये यमनगिरी के लिए बोल रहे हैं, यमनगिरी के लिए बोल रहे हैं। इनमें से सीता नदी के पूर्व तट पर चित्र, इस पर्वत का नाम क्या है? चित्र। और पश्चिम तट पर विचित्र नाम का, इसका नाम क्या है? चित्र। और इसका नाम विचित्र। इन दोनों पर्वत के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 योजन का है। कितना डिस्टेंस है? ये दोनों पर्वत के बीच का डिस्टेंस 500 योजन का है। ठीक है, और इसी के अंतराल के बीच में क्या है? सीता नदी है। नेक्स्ट सीतोदा नदी के पूर्ण तट पर यमक और पश्चिम तट पर मेघ नाम का पर्वत है। ये जो है वो क्या? यमक और मेघ, इन दोनों में के बीच में भी क्या है? 500 योजन का अंतर है। चित्र, विचित्र, यमक और मेघ। और इसी अंतराल में सीतोदा नदी के चारों यमनगिरी गोल है। इन चारों की ऊंचाई, ये जो 4 पर्वत है उसकी ऊंचाई, जैसे सपोज पर्वत जैसे डिस्पोजेबल ग्लास होता है, उसको उल्टा रख दो तो नीचे क्या होता है? चौड़ा। तो नीचे कितना है? 1000 योजन है। बीच में लिखा है 1000 योजन, और उसकी चौड़ाई बीच में कितनी हो जाएगी? ऊपर की ओर 500 योजन। यानी ये डिस्पोजेबल ग्लास को सपोज उल्टा कर दो तो नीचे का जो है वैसा वो पर्वत है। ये पर्वत अपन ने उसमें देखा था, यमनगिरी जो येलो कलर का था। नीचे कितना है? 1000 योजन का, और वो पर्वत ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 500 योजन का। इन गिरिकूट पर अपने अपने पर्वत के नाम वाले, इसके ऊपर कौन रहता है? तो चित्र, विचित्र, यमक और मेघ नाम के 4 देव, और चारों देव कूटों पर क्रम से निवास करते हैं। यमनगिरी से 500 योजन आगे जाकर, यानी आपको समझ में आ गया, जो 4 पर्वत जिस कूट के ऊपर उनके क्या बने हुए हैं? निवास स्थान बने हुए हैं। और एक 2D में तो अपन बता नहीं सकते। सपोज डिस्पोजेबल ग्लास को उल्टा रखा, उसके ऊपर घर समझ लो, ठीक? वैसे उनकी पोजीशन है। फिर सीता सीतोदा नदी में कुल 20 सरोवर है, वो अपन समझ चुके हैं। पूर्व भद्रसाल और पश्चिम भद्रसाल, इन चारों क्षेत्रों के मध्य का अंतर भी कितना है? 500 योजन। जो 5 सरोवर आपको दिख रहे हैं उसमें से एक सरोवर से दूसरे सरोवर का अंतर कितना है? 500 योजन। नील उत्तर कुरु
ऐरावत और माल्यवान ये 5 सरोवर सीता नींद उत्तर करू टाइपिंग मिस्टेक है। ऐरावत और माल्यवान ये 5 सरोवर सीता नदी है, यानी जो 5 सरोवर है उसके नाम है। तथा निषद, देवकुरु, सूर, सुलस और विदुर ये 5 सीतोरा नदी के सरोवर है। जो 5 सरोवर नीचे है और 5 सरोवर ऊपर है उनके नाम बताएं। उन सरोवर की लंबाई पद्मध्र से 1000 योजन के है। एक सरोवर कितना बड़ा है? 1000 योजन का। और एक सरोवर से दूसरे सरोवर का अंतर कितना है? 500 योजन का। ठीक है। जिस प्रकार पद्मध्र, द्र का मतलब सरोवर ही समझ लो, पद्मध्र में कमल आदि की रचना होती है, उसी प्रकार इन जो ये पांच है टोटल 20 सरोवर है उसमें भी कमल आदि की रचना है। और विशेषता इतनी है कि इन कमलों पर स्थित ग्रहों में नाग कुमारी देवियां सपरिवार निवास करती है। इस सरोवर में क्या है? कमल है और उसमें कौन रहते हैं? नाग कुमारी देवियां निवास करती है। ये सभी सरोवर नदी के प्रवेश एवं निर्गम द्वार से सहित है। प्रत्येक सरोवर के पूर्व पश्चिम तटों पर पंक्ति रूप से 5-5 कांचन पर्वत। एक बार चित्र दिखाओ। ठीक, ये यमगिरी। ठीक, फिर ये जो सरोवर है वो उसकी कितना बड़ा है? वो 1000 योजन का। और एक सरोवर से दूसरे सरोवर का अंतराल कितना है? 500 योजन। यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या है? बीच में 500 योजन का अंतर है। यहाँ पे 5-5 यानी टोटल 200 कांचनगिरी हो गए, ये यमगिरी हो गए, टोटल 4 दिग्गजेंद्र पर्वत हो गए। समझ में आ गए? इसमें इतना याद रखना था। 4 यमगिरी, 8 दिग्गजेंद्र पर्वत, 20 सरोवर। उन सरोवर में कमल होते हैं और कमल के अंदर कौन रहती है? नाग कुमारी देवियों के भवन होते हैं। कमल के अंदर क्या होता है? नाग कुमारी देवियों के भवन होते हैं। 200 कांचनगिरी पर्वत है। ठीक है, इतना इसमें समझो। नेक्स्ट, जिनकी ऊंचाई 1000 योजन, जमीन पर पर्वत की चौड़ाई 1000 योजन और शिखर पर चौड़ाई 50 योजन है। ये कांचनगिरी का बताया है। कांचनगिरी में कैसा है? नीचे ऊंचाई टोटल कितनी है पर्वत की? 100 योजन। पर्वत की जो चौड़ाई नीचे कितनी है? 100 योजन। और ऊपर जाते जाते कितना हो जाएगा? यानी डिस्पोजेबल ग्लास टोटल 100 योजन का, नीचे 100 योजन का और ऊपर 50 योजन। ये किसकी बताई? कांचनगिरी पर्वत की। ये सभी पर्वत अपने द्रवों के सम्मुख है। द्रव यानी सरोवर के सम्मुख, यानी ये सरोवर था तो इसके सम्मुख यानी आमने सामने। ठीक, कांचन शैल के ऊपर जो देवों के नगर है उनके द्वार सरोवर की ओर होने से पर्वतों के द्रवों के सम्मुख कह गए हैं। यानी जो कांचनगिरी पर्वत है उसके ऊपर भी क्या है? देवों के नगर बने हुए हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कमल के अंदर क्या था? नाग कुमारी देवियों के घर थे। यमगिरी के ऊपर चित्र विचित्र आदि देवों के घर थे। वैसे ही कांचनगिरी के ऊपर भी क्या है? देवों के आवास है, भवन है। तो वो भवन का जो एंट्री गेट होता है वो किस साइड है? सरोवर की साइड है, इसलिए क्या बोला है? सम्मुख है। ठीक है ना? सरोवर से आगे 2092 सहित 2/19 योजन जाकर के नदी द्वार से युक्त से संयुक्त दक्षिण उत्तर भद्रसाल वन की वेदी है। वो मैंने बता दी, दोनों साइड भद्रसाल वन की क्या है? वेदी है। अब आगे देवपुर उत्तरपुर इन दोनों भूमि के अभ्यंतर दक्षिण और उत्तर भद्रसाल के मध्य तथा पूर्व पश्चिम भद्रसाल वन के मध्य में महानदी सीता और सीतोदा के दोनों तट पर 2-2 दिग्गजेंद्र पर्वत है। 8 दिग्गजेंद्र पर्वतों की ऊंचाई 100 योजन है। दिग्गजेंद्र पर्वत की कितनी है? 100 योजन। और भूमि पर उनकी चौड़ाई 100 और शिखर पर कितनी? 50। जैसी कांचनगिरी की थी वैसी ही दिग्गजेंद्र की है कि 100 टोटल हाइट, नीचे 100 और ऊपर जाते जाते वो कितनी हो जाएगी? 50। ठीक, मेरू पर्वत की पूर्व दिशा में भद्रसाल वन है। वहां से बहने वाली उत्तर तट पर पर्वतोत्तर और नीलवान पर्वत है।
में देवपुरी भूभूमि में स्थित है। इसके मध्य भद्रसाल वन में सीतोदा नदी के पूर्व तट पर स्वास्तिक और पश्चिम तट पर अंजन नाम के पर्वत है। इसकी मध्य भद्रसाल वन में सीतोदा नदी के पूर्व तट पर दूसरा अंजन दिग्गजेंद्र। इस तरह से चारों साइड क्या है पर्वतों के दिग्गजेंद्र के नाम बता रहे हैं। अब नेक्स्ट पलाश नाम के पर्वत है, यानी दिग्गजेंद्र के नाम आ रहे हैं। मेरू की उत्तर दिशा स्थित उत्तर पूर्व भूमि के मध्य भद्रसाल वन में अवतंस और पूर्व तट पर रोचन पर्वत है। इन 8 पर्वतों पर दिग्गजेंद्र देव निवास करते हैं। कांचन पर्वत पे देव निवास करते हैं। फिर सरोवर में कौन निवास करता है? नागकुमारी देविया। यमक पर्वत पे भी कौन निवास करता है? चित्र विचित्र आदि देव निवास करते हैं। और ये जो यमक दिग्गजेंद्र पर्वत है उसमें दिग्गजेंद्र देव निवास करते हैं। मेरू पर्वत के ईशान कोण में वैडूर्य मणिमय माल्यवान पर्वत के आग्नेय कोण में रूप्य महान सोमनस नैऋत्य में तपालवनिस इसके कलर बता रहे हैं। ये जो पर्वत है 4 उसके कलर कौन कौन से हैं? जो मेरा वाला फोटो था वो निकाल दो, ये वाला नहीं, उसमें कलर दिख रहे हैं। इसमें से डीटेल्स कलर है। इसके कलर बताया है कि इसका कलर होता है तपाए हुए, इसका कलर होता है नीला, इसका कलर होता है गोल्डन, ये होता है तपाए हुए स्वर्ण के समान, और इसका कलर चांदी के समान। ठीक है, 4 पर्वतों के कलर कैसे हैं? ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये तपाए हुए गोल्ड के समान, और इसका कलर वैडूर्य मणि यानी ब्लू जैसा, नीले जैसा कलर होता है। ठीक, वहां जाओ वापस। 9 फुट है। जो माल्यवान नाम का गजनर पर्वत है उसपे कितने फुट है? 1 फुट दिख रहा है सबको आपको? 1 फुट है। उसके गजनर पर्वत है उसके ऊपर क्या है? फुट स्थित है। और जो सुमेरु पर्वत पे जो सुमेरु पर्वत के नजदीक है उसके ऊपर क्या है? 4 जीव मंदिर है। समझ में आ रहा है? ये फुट रहा है, ये फुट रहा है, इस साइड फुट रहा है और इस साइड फुट रहा है। तो सभी के जो सुमेरु पर्वत के पास वाले फुट है वहां पे चारों साइड क्या है? 4 जीव मंदिर बने। बाकी सब पे कौन रहते? देविया, देव देवी निवास करती है। और यहाँ पास वाले फुट पे जीव मंदिर है। महासोमनस पर 7 फुट है, विद्युत पर्वत पर 9 फुट और गंधमादन नामक पर्वत पर 7 फुट स्थित है। इन कुलाचलों के पार्श्व भागों में 400 योजन है। आगे क्रम से गजदन की ऊंचाई 500 योजन है। जहाँ गजदन पर्वत 500 योजन ऊंचा है वहाँ उनके ऊपर स्थित फुटों पर जीव मंदिर है। ठीक है, ये 4 क्या आ गए? जीव मंदिर। माल्यवान पर्वत की गुफा से निकलकर सीता नदी मेरू की अर्ध प्रदक्षिणा देती है। विद्युत प्रवाह गजदन की गुफा से निकलकर सीता नदी की अर्ध परिक्रमा पर समझ चुके हैं। ठीक, अब कितने चैत्य अलग टोटल? कल कितने हो गए थे? समझ लिया? ये वेदी और ये वेदी 15 शब्द, ये वेदी बनी हुई है ना, देखो एक पतली लाइन ड्रॉ की है ये वाली, और इस साइड वो क्या होगा? इतना पूरा अपन ने समझ लिया। अब ये पोर्शन और वो पोर्शन अपने को समझना है। ठीक है, अब ये बीच में सीता नदी जाती है, उस साइड सीतोदा नदी, उसके कारण विदेश क्षेत्र के और कितने भाग हुए? 1, 2, 3 एंड 4। फिर से क्या भाग हुए? ये उत्तर का, ये दक्षिण, वो उत्तर दक्षिण। तो उसको ऐसे भी बोला जाता है। डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व दिशा। पूर्व के उत्तर में है और पूर्व का दक्षिण में है। उस साइड का पश्चिम का उत्तर में है और पश्चिम का दक्षिण में है।
इसमें से अपन एक की रचना समझते हैं। जो वो डायग्राम अभी आपको दिखा था विदेश क्षेत्र का, वो सिर्फ इसका है। जैसा ये है वैसे ही चारों है, इसलिए अपन जूम करके सिर्फ इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेंगे तो ये चारों अपने आप सेम रचना है। समझ में आ गया? तो अपन सिर्फ अभी किसको देख रहे हैं? इस वाले पोर्शन को। वो डायग्राम है। जूम कर दिया जिसे आपको समझना है। मेरू पर्वत की पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा हो गई, पूर्व दिशा में पूर्व विधेय और पश्चिम दिशा में पश्चिम विधेय। पूर्व विधेय के मध्य में सीता नदी और अपर विधेय में क्या निकलता था? सीतोरा नदी, मैंने अभी बताया। इन नदियों के दक्षिण और उत्तर तटों के द्वारा 4 क्षेत्र बन गए। 4 बन गए ना, 2 नदी बीच में आ गई, तो अभी मैंने गिनाया 4 बन गए। इन चारों क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में दो वन वेदियां हैं। ठीक है, और 3 विभंगा नदी। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही है, ये पेंसिल कलर है, थोड़े लाइट पर समझ में आ रहा है। ये क्या दिख रही है? 3, एक मिनट बता दो। विभंगा नदी ये वाली है, ये पर्पल वाली। ठीक है, एक ये अच्छा, एक में लिखा है और हम 3 गिना है आपको। एक ये ऐसी चौड़ी, दूसरी एक ये और एक ये, 3 हो गई। 3 विभंगा नदी, एक ये और एक ये। ठीक है, तो क्या है? 3 विभंगा नदी। यानी जितनी लाइनें दिख रही बहुत टफ लग रहा है, पर उसको जब समझेंगे तो बहुत इजी है समझाने का। नहीं तो नहीं आ रही, बोलते जाओ। कितनी विभंगा नदी है? समझ में आ रही है? 1, 2 एंड उस साइड 3। ठीक है, ये 3 विभंगा नीचे टेक्स्ट। अच्छा, विदेश क्षेत्र में कितने देश होते हैं? आप लोगों ने सुन के रखा है, मतलब भैया 8 तो एक साइड के होंगे, तो फिर चारों साइड के कितने हो जाएंगे? एक साइड में कितने? 8, तो चारों के 32। और विदेश क्षेत्र कितने होते हैं? विदेश क्षेत्र 5 होते हैं। कितने होते हैं? ये आप एक देख रहे हो, क्या देख रहे हो? खाली जम्मू द्वीप का विदेश क्षेत्र देख रहे हो। टोटल कितने होते हैं? 5। तो 5 होते हैं, तो एक में 32 नगरिया। ठीक, 160। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि एक साथ कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? मैक्सिमम। कभी सुन के रखा है ना, आज सब क्लियर होगा। एक साथ मैक्सिमम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 170। तो कैसे हो सकते हैं? 32 जम्मू द्वीप की और बाकी, और अपन समझेंगे टोटल 5 होती है। दादकी खंड में 2 और पुष्कर में 2, तो टोटल कितनी हो गई? 5 विदेश क्षेत्र। और 5 विदेश क्षेत्र यानी 32 मल्टीप्लाई बाय 5, 160 खंड हो गए। तो 160 में समझ लो हर एक क्षेत्र में एक तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया। तो 160 नगर में कितने हो गए? 160 तीर्थंकर हो गए। भरत क्षेत्र कितने होते हैं? जैसे विदेश क्षेत्र 5 है, तो ऐसे ही भरत क्षेत्र क्या हो जाएंगे? जम्मू द्वीप में, दादकी खंड में 2, पुष्कर में 2। तो भरत क्षेत्र में समझ लो एक जगह हर एक तीर्थंकर का जन्म हुआ। तो भरत क्षेत्र के कितने तीर्थंकर? 5। आप बोलते हो 5 भरत के। अब समझ में आ गया 5 भरत कैसे? ऐसे। और फिर क्या बोलते हैं? 5 ऐरावत के। तो ऐरावत क्षेत्र के कितने तीर्थंकर? हर एक जगह सपोज एक तीर्थंकर हुए, तो 5 ऐरावत। टोटल कितने हुए? 170 हो गए। 160 तो खाली क्या हो गए? विदेश क्षेत्र के। 5 कहाँ के? भरत के। और 5 कहाँ के? ऐरावत क्षेत्र के। तो टोटल 170 तीर्थंकर हो गए। एक साथ 170 तीर्थंकर जन्म ले सकते हैं। और ऐसे कौन से तीर्थंकर थे जिनके काल में सबसे ज्यादा तीर्थंकर थे? अजीतनाथ भगवान के
टोटल 160 तीर्थंकर एक साथ थे। जब अजितनाथ भगवान भरत क्षेत्र में थे, आर्यगढ़ में, उस जम्बूद्वीप के, उस समय दूसरी जगह पे भी क्या थे? तीर्थंकर थे। तो आज तक अपन ने कितने तीर्थंकर सुने? 24। अब समझ में आ गया 170 भी कहाँ से आए? उसमें से अजितनाथ भगवान के समय में 160 हुए। तो अपने को अजीब लगता था जब आनंद यात्रा में क्वेश्चन में आता था कि अजितनाथ भगवान के समय में 160 तीर्थंकर हुए। तो बचपन में तो 24 सिखाया, तो 160 ऐसे होंगे। ठीक है, जो अपने को नॉलेज सिर्फ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर का है, बाकी सब जगह के तीर्थंकरों का नॉलेज नहीं है। इसलिए अपने को लगता है कि ऐसा होता नहीं है। जो जैन भूगोल को नहीं मानता उसकी दशा वैसे ही जैसे कुएं में मेंढक होता है, उसकी दशा वैसी है कि कुएं में मेंढक होता है तो उसको लगता है यही दुनिया है। ऐसे साइंटिस्ट मानते यही दुनिया है, पर दुनिया कितनी बड़ी है? 3 लोग है ना, 14 राज्यों की दुनिया है, सिर्फ अपन रहते उतनी दुनिया नहीं है। ठीक, अब आज अपन बहुत अच्छा पर्वत, बक्सर पर्वत जो ग्रीन कलर के हैं, 1 2 3 एंड वो 4। ठीक है, 4 क्या हो गए? बक्सर पर्वत। 3 क्या हो गई? विभंगा नदी। अब इसमें से कितना सॉल्व हो गया? ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ये 4 बक्सर पर्वत और 3 विभंगा नदी। ये 1, ये 2nd एंड ये 3rd। तो 7 चीजें क्लियर। अब पर्वतों के द्वारा कुल 9 विभाग हुए हैं। ठीक है ना? देखो अब अपन समझते हैं 9 कैसे हुआ। इन 9 के बीच में 8 विदेह देश है। इस प्रकार 4 विभागों में कुल 32 विदेह देश है, पर अपने पास सिर्फ एक पोर्शन है, एक साइड का है। ठीक है, तो अपन उसको ही समझते हैं। इन चारों क्षेत्रों में 12 ही विभंगा नदी। एक क्षेत्र में कितनी विभंगा नदी? एक क्षेत्र है, एक में 3, तो 4 में कितनी हो जाएगी? 12। एग्जाम में आएगा कि 4 क्षेत्र, विदेह क्षेत्र के 4 क्षेत्रों में कितनी विभंगा नदी होती है? तो कितनी लिखोगे? इसे ध्यान से देखो। इनमें तो 4 में 12। फिर नील और निश्चल कुलाचलों के निकटवर्ती कुंडों से निकलकर सीधा नदियों में मिलती है। ये नदी कहाँ मिलती है सारी? यहाँ पे क्या आएगी? सीधा आएगी, क्योंकि एक साइड का पोर्शन है। यहाँ पे क्या है? नदी है कि नहीं? ठीक है, तो वो क्या मिलेगी? नीचे मिलेगी। यहाँ पूर्व के विदेह वाली यहाँ मिलेंगे, पश्चिम विदेह वाली सीता में मिलेगी, पूर्व विदेह वाली सीता में मिलेगी। इन 12 विभंगा नदियों के वर्णन रोहित नदी के सदृश है। अब ये 12 विभंगा नदी वो कैसी है? तो जैसे रोहित नदी है वैसी ये विभंगा नदी है। ये प्रवेश द्वार 125 योजन और निर्गम स्थान 12.5 योजन चौड़ा है। अब इसमें वो भी बताया है कि ये जो विभंगा नदी है उसका प्रवेश द्वार कितना चौड़ा है और जहाँ पे वो निकल करके सीता में मिलती है वो कितना है। तो प्रवेश द्वार कितना बताया? यहाँ पे कितना है? वो 125 योजन और निर्गम स्थान पर 12.5 योजन। हाँ, 12.5। ठीक है, यहाँ 125 और यहाँ आधी क्या हो जाएगी? थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे 12 निर्गम स्थान पर 12.5 योजन चौड़ी है। हाँ, ये बीच में ये पर्वत है। नहीं, निर्गम स्थान इधर होगा। आप एक साइड का देख रहे हो। ये यहाँ से आएगी और यहाँ पे नदी होगी। आप समझिए, एक साइड का सोचिए, यहाँ पे तो नदी होगी, इसके नीचे भी ऐसा होगा, उस साइड भी होगा, उस साइड भी होगा, तो यहाँ पे नदी होगी। उस द्वार का प्रमाण वो उसके पास एक गेट बना होगा, यहाँ तो ड्रॉ कर नहीं सकते गेट। उस द्वार का प्रमाण 18 साइड 3/4 योजन है और जिस द्वार से सीता नदियों में प्रवेश करती है, यानी जहाँ से प्रवेश करती है उस द्वार की ऊंचाई देखो, जहाँ नदी के द्वार वो भी कितने बड़े हैं? 18 सहित
187 सहित 1/2 योजन का क्या है उसका प्रवेश द्वार है। द्वार कितना बड़ा है सोचो। और अपने यहाँ कोई बड़ा गेट मिल जाए, दिल्ली गेट, तो लोग देखने जाते हैं। अब कहाँ दिल्ली गेट और कहाँ है नदी का गेट है। 127 मीटर लगभग समझ लो कितना बड़ा हो गया। इतना बड़ा खाली नदी के जाने का गेट है। इन द्वारों के तोरण द्वार पर दिक कुमारी देवियां निवास करती है। उन द्वारों पे कौन निवास करती है? दिक कुमारी देवियों की भवन पर है। जब इतना बड़ा द्वार है तो उसमें भवन होंगे। ठीक, 4 गजदर पर्वत, 16 बक्षार पर्वत, इस प्रकार कुल 20 पर्वतों के शिखर पर अपने अपने पर्वत के नामधारी देव रहते हैं। ठीक है, बक्षार पर्वत आपको कहाँ दिखे? 4 दिखे, 1 2 3 4। चारों साइड के टोटल कितने हो जाएंगे? 16 एक साइड के। तो 16 बक्षार पर्वत पर उसी पर्वत के नाम वाले देव वहां पे निवास करते हैं। वे स्वर्णमयी वेदी और वनों से पृथक वो टाइपिंग मिस्टेक, वे पृथक यानी अलग अलग स्वर्णमयी वेदी और वनों से संयुक्त है। और वो कैसे है? वो स्वर्णमयी वेदियां और ब्यूटीफुल वन उसमें होते हैं। नेक्स्ट ओके। इन द्वारों के तोरण द्वारों पर दिक कुमारी निवास करते। फिर से आगे पूर्व पश्चिम विदे के अंत में सीता और सीता नदी के दक्षिण और उत्तर में 4 देवारण्य वन है। वन बताता यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर एक वन होगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वन। तो एक वन इधर, एक नीचे, एक उस साइड और एक उस साइड। ठीक है, तो 4 क्या है? देवारण्य वन हो गए। देवारण्य के वन के इस साइड क्या मिलेगा आपको? उस साइड आपको भद्रशाल की वन की वेदी मिलेगी और यहाँ पे आपको देवारण्य वन मिलेगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार लवण समुद्र के निकट देवारण्य की वेदी निषद और कुल निषद नील कुलाचलों को स्पर्श करती है। यानी ये जो देवारण्य की वेदी है वो किसको इस साइड टच करेगी? लवण समुद्र को, क्योंकि यहाँ पूरा क्या रहेगा? समुद्र। और इस साइड निषद को टच करे, इस साइड निषद को और इस साइड नील को टच करेगी। ठीक है, वे देवारण्य वन उसके नाम दे दिए जम्बीर, जम्बूकद्री, अशोक, चमेली, पेड़ आदि वृक्षों तथा बहुत से देव, सरोवर, बावड़ी और ग्रहों से संयुक्त होते हैं। ठीक है, वो वन कैसे है? तो उसमें इतने सारे टाइप के क्या है? ट्रीज है, उसमें देव रहते हैं, बहुत सारे सरोवर है और बावड़ियां वहां पर है। उस वन में भी ये सब सारे सिस्टम है। नेक्स्ट, छोटे मोटे वन नहीं होते, वो तो यहाँ दिखने में इतने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो बहुत बड़े होते हैं। विदेश देशों में एक विजयात पर्वत है। आपको विजयात पर्वत दिख रहा है? ये वाला, ये सब ये पूरा पोर्शन है वो क्या है? जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो क्या है? आप एक चीज समझना, 3 विभंगा नदी एक साइड में, टोटल कितनी? 12। एक साइड में 4 बक्षार, टोटल कितने? 16। और क्या है ये विजयात पर्वत है। प्रत्येक दिशा में देश में गंगा सिंधु सदृश 2 नदियां हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं, आप 32 नगर अपन अभी गिने हैं। ठीक है, कैसे हुए 32 नगर? ये विजयात पर्वत, विभंगा नदी, बक्षार पर्वत, ये सब के आने से पूरा विजय क्षेत्र में क्या हो गया? 32 नगर बन गए। और ऐसे 5 विजय है तो 160 क्या बन जाएगी? विजय क्षेत्र की टोटल नगरिया बन जाएगी। ठीक, तो ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रही है वो क्या है? सारी गंगा सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? इनका नाम विजयात नाम सार्थक। विजय देशों में एक विजयात पर्वत है। ये पर्वत विजय अर्थात देश को आधा करते हैं। ये पूरे देश को क्या कर दिया? विजयात पर्वत ने आधा कर दिया है ना, आधा कर दिया, इसलिए विजयात नाम। इसलिए इनका नाम विजयात सार्थक है। प्रत्येक देश में गंगा सिंधु सदृश 2 नदियां हैं। 2 नदियां हैं। गंगा सिंधु दिखा रहे हैं भैया, हाईलाइट कर रहे हैं गंगा सिंधु सब जगह से। ये जो पर्पल कलर की दिख रही है वो सारी क्या है?
गंगा सिंधु। निर्गम स्थान पर और प्रवेश स्थान पर चौड़ाई, निर्गम स्थान पर और प्रवेश स्थान पर उसकी चौड़ाई बताओ। निर्गम स्थान पर 6 सही 1/4 और प्रवेश स्थान पर 62 सही 1/2। इतने योजन को क्या है, गंगा सिंधु नदी चौड़ी है। यानी गंगा सिंधु नदी की भी निर्गम और प्रवेश, निर्गम यानी एग्जिट, ये दोनों का क्या बताया है, कितनी चौड़ी होती है वो बताया है। फिर उसके बाद इन नदियों में और एक विजया परत में विदेश स्थित 32 देशों में प्रत्येक के 6 खंड किए हैं। हर एक देश में कितने खंड होते हैं, भरत क्षेत्र में कितने खंड थे, 6 थे। देखा ना भरत क्षेत्र का डायग्राम, कैसे कैसे 6 खंड बने थे। गंगा सिंधु आई थी ऊपर से, बीच में क्या था, विजया। तो गंगा सिंधु आई तो 3 पार्ट हो गए, बीच में विजया हटा गया तो क्या हो गए थे, 6 हो गए थे। ये वाला डायग्राम, जैसे ये 6 पार्ट थे, है ना, ये भरत क्षेत्र का है। वैसे ही इसमें क्या है, जो हर एक नगरी है उसमें कितने खंड है, 6 खंड इसमें भी है। ठीक है, 32 नगरी में कितने कितने खंड है, 6 खंड। तो अपन इसको समझते हैं कि 6 खंड कैसे होते हैं। सपोज मैं इस साइड से समझाऊं कि ये आपकी विभंगा नदी थी, ये वाली विभंगा थी, 3 विभंगा, 4 ये ग्रीन कलर के बक्शर हो गए, और उसके बीच बीच में क्या है, गंगा नदी। तो आप यहाँ से देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, कितने हुए, 3। और विजया पर्वत आने के कारण यहाँ पे भी क्या हो गए, 3। तो टोटल कितने खंड हो गए एक देश के, 6 खंड हो गए। एक देश के कितने हो गए, फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये विभंगा नदी है बीच में, अरे ये बक्शा पर्वत है। अच्छा, उस तरह से एक्सप्लेन करो। फिर ये बक्शा पर्वत आया आपको बीच में, और बीच में ये क्या आ गई, विभंगा नदी। तो फिर ये कितने देश हो गए, 2 देश हो गए। ये आपका पहला एक देश, फिर ये दूसरा देश, ये तीसरा देश, ये चौथा देश, ये दिखा रहा है वो 5वां, ये 6वां, ये 7वां और लास्ट का 8वां। 8 नगरियां बनी। तो चारों साइड कितनी बनेगी, 32। समझ में आए, एक साइड कितनी है, 8 और 4 बक्शा पर्वत आ गए। ठीक, और उसके बीच बीच में गंगा सिंधु बहने लगी। जैसे ये गंगा और सिंधु बही तो उसके कारण 1, 2 और 3 पार्ट हो गए। जैसे कोई 2 लाइन खींच लिया पर तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे। तो गंगा सिंधु हर एक के बीच में से बह रही है, तो कितने हो जाएंगे उसके, उस देश के 3 पार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए पहले तो 8 नगर समझो। ये पहला एक नगर, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, ठीक है। फिर ये चौथा हो गया, फिर वो वहाँ दिखाओ 5वां, फिर वहाँ पे 6, उस साइड 7 और बक्शा के उस साइड 8। तो ये 8 आपके क्या हो गए, नगर। अब उस हर एक नगर में क्या बोला, जैसे भरत क्षेत्र में 6 खंड है, वैसे इसमें भी क्या है, 6 खंड। तो ये विजया, अब इसमें कोई देखो पानी, ये गंगा और ये सिंधु, तो एक दूसरा और एक तीसरा, ठीक है। और विजया में पड़ रहा है बीच में, एक चौथा, एक 5वां और ये 6वां। तो हर एक नगर के कितने खंड हो गए, 6 खंड। समझ में आया कि ऊपर गया कोशी आ गया, ठीक है। तो इसमें तीर्थंकर भगवान कहाँ जन्म लेते होंगे, इसमें भी 5 मलय खंड होते हैं और एक क्या होता है, आर्यखंड। जैसे भरत क्षेत्र में थे 5 मलय और एक आर्यखंड। तो इसमें जो आर्यखंड है वहां पे कौन लेते हैं, तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। ये क्या है, ये पुष्करावती करके देश है, वहां पे कौन लेंगे, तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे वहां पे। यही सारी जगह है, वैसे सारी जगह पे ले सकते हैं, पर अभी के समय में कहाँ तीर्थंकर है वो मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सब में आर्यखंड हो जाएगा और बाकी 5 क्या बन जाएंगे आपके मलय खंड। तो
तो हर एक कार्यक्रम में एक एक तीर्थंकर भगवान जन्म ले सकते हैं। तो टोटल 32 आर्यगण कितने हो जाएंगे? 32। तो 32 आर्यगण और मलेच्छ कितने हो जाएंगे? एक देश में 5, तो 32 देश में 160। तो कभी एग्जाम में आ जाएगी विदेश क्षेत्र में कितने मलेच्छ होते हैं? 107। आर्यगण कितने होते हैं? 32। ठीक है। तो अभी कितनी जगह पे तीर्थंकर भगवान है? जैसे ये 32 नगरियां हो गई, तो अपने अभी विद्यमान 30 तीर्थंकर बोलते हैं। तो टोटल कितने भगवान होने चाहिए? 20 होने चाहिए ना। वो ये 160 नगरी में से 20 नगरियां ऐसी कौन सी है जहां पर अभी भी अपन इधर भरत क्षेत्र में, पर विदेश क्षेत्र में क्या होगी? भगवान होंगे, अभी भी उनका क्या लगा होगा? समुद्र लगा होगा। वहां पे हमेशा कौन सा काल चलता है? विदेश क्षेत्र में चौथा काल चलता है। कौन सा? जो कर्म भूमि है उसमें चौथा काल चलता है, और बीच में जो देवगुरु और उत्तर गुरु था वो क्या है? भोग भूमि। जो अपन समझे थे 13 रजतन, वो भोग भूमि थी। उसमें कौन सा काल चलेगा? उत्तर भोग भूमि थी। उसमें भी चौथा काल, तीसरा काल चलेगा उसमें, है ना। वो भोग भूमि है, उसमें तीसरा काल चलेगा, और यहाँ पे कर्म भूमि में कौन सा चलेगा? चौथा काल। और विदेश क्षेत्र में हमेशा कौन सा काल चलता रहता है? चौथा ही काल चलता है। इसलिए हमेशा शाश्वत 20 तीर्थंकर हमेशा वहाँ पे होते ही होते हैं। उनके समोशरण लगते हैं, और वहाँ पे क्या होता है? जब चाहो तब वहाँ भगवान की दिव्य देशना मिल जाती है। तो अभी ये सबसे पहला देश है, उसका नाम है कच्छा। क्या नाम है? कक्षा नहीं, कच्छा। ठीक है। वहां पे क्या है? अभी भगवान, कौन से भगवान? वो वहां पे विराजमान है। ये कौन से नंबर का? 8वें नंबर का, है ना। यहाँ पे हाँ, ये एक साइड का पोर्शन है, इसलिए यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे पहले में होंगे, फर्स्ट नंबर में। फिर इसके नीचे जो आएगा दूसरा पोर्शन आएगा, नीचे वाला दक्षिण साइड का, उसमें एक भगवान होंगे। उस साइड का जो एक पोर्शन होगा उसमें एक भगवान, और नीचे वाले एक भगवान। तो टोटल कितने जम्बूद्वीप में मिलेंगे? 4 देशों के 4। और ऐसे कितने विदेश क्षेत्र है? टोटल विदेश क्षेत्र कितने? मैंने बताया, एक जम्बूद्वीप में, 2 द्वारकीकण में, और 2 पुष्करार्थ में। तो जम्बूद्वीप में कितने मिले? 4। तो द्वारकीकण में कितने मिलेंगे? 2 है तो 8। और पुष्करार्थ भी क्या? पुष्करार्थ में भी 2 है तो 8। तो कितने हो गए टोटल? 20 हो गए। 8 और 4, तो कितने तीर्थंकर हो गए? अब समझ में आ गया विद्यमान 20 तीर्थंकर कहाँ पर है? 8 कहाँ होंगे? पुष्करार्थ में, 8 द्वारकीकण में, और 4 जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में। तो टोटल क्या हो गया? 20 विद्यमान तीर्थंकर इस तरह से होता है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। भरत क्षेत्र में स्थित विजयन की तरह यहाँ पे भी लोग गुफा है। सीता सिद्धोदा के उत्तर तट स्थित जो 16 देश है, उनमें से प्रत्येक देश में गंगा सिंधु नाम की 2 नदियां अपन ने देख ली। सीता सिद्धोदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित जो 16 देश है, प्रत्येक देश में रक्तोदा है। यहाँ पे कौन सी है? गंगा सिंधु। पर उस साइड जो विदेश क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सी नदी आएगी? रक्तोदा। जो यहाँ से जाएगी रक्तोदा, वो नदियाँ उस साइड रक्तोदा, और इस साइड गंगा सिंधु। ठीक है। सीता सिद्धोदा यहाँ, सीता सिद्धोदा है, और उस साइड रक्तोदा। फिर उनमें से प्रत्येक देश में गंगा सिंधु नाम की 2 नदियां, और सीता सिद्धोदा नदी के दक्षिण तट पर जो 16 देश है उसमें से रक्तोदा नाम की 2 नदियां हैं। यानी यहाँ गंगा सिंधु, उसमें रक्तोदा। नेक्स्ट, गंगा सिंधु 2 नदियां नील कुलाचल के मूल में स्थित कुंड के दक्षिण द्वार से निकलकर सीधी जाती विजया की गुफा से होती हुई सीता सिद्धोदा की वेदी के तोरण द्वार से होती हुई सीता सिद्धोदा में प्रवेश करती है। इतना बड़ा सेंटेंस है, उसमें कुछ नहीं बोला है। वो ये कुंड से निकल रही है, यहाँ से आएगी ये विजया
पर्वत है उसके जैसे जैसे पूरा पर्वत है, उसके नीचे क्या होती है? गुफा जैसा। उसके नीचे से क्या नदी पास होती है, जैसे ब्रिज होता है ना, ब्रिज। उसके अलावा वो क्या बोलते हैं? सुरंग। हाँ, सुरंग होता है उस टाइप का कि ऊपर पूरी क्या है? पर्वत है विजयाकरण, और नीचे क्या है? गुफा जैसा बनाता है। उसके नीचे से यानी ये 2D में डायग्राम तो कैसे दिखा है? ये पूरा पर्वत है, उसके नीचे की गुफा में से क्या निकलेगी? ये सारी नदियां निकलेगी। सोचो कैसा सीन होता होगा। ठीक, और इसमें भी मागध, वर, तनु और प्रभास नाम के व्यंतर देव क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें कितने चैत्य हैं तो ये बताओ। प्रीवियस इसके चैत्य और गिना जिससे आपको। ठीक, ये आपका क्या है? वक्षार पर्वत है। 4 वक्षार गिरी है, टोटल 16 वक्षार गिरी। हर एक वक्षार पर्वत पर क्या है? एक चैत्यालय है। देखो ये दिख रहा है, ये वक्षार पर्वत एक चैत्यालय है, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो 16 वक्षार गिरी के कितने? अरे जम्बूद्वीप के पर्वतों के 8, फिर उसके बाद 2 वृक्ष के, जम्बू वृक्ष और सालमनी वृक्ष के 2, और 16 वक्षार गिरी के 16 और 4 गजदल के। तो कितने हो गए टोटल? 110। ठीक, अब गिनते जाना। तो ये 16 वक्षार गिरी, और ये क्या है? विजयार पर्वत। तो हर एक देश में विजयार पर्वत है, देखो पूरे देश में। तो हर एक देश में क्या है? विजयार पर्वत के वहां पे एक एक चैत्यालय है। तो एक देश में 8 हो जाएंगे, अरे एक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? एक साइड के 8, तो 32 क्षेत्रों में कितने? आप ये समझिए कि एक साइड के जो 8 देश है, उसमें हर एक देश में क्या है? विजयार पर्वत पे एक एक जीव चैत्यालय है। तो 4 साइड में कितने विजयार पर्वत होंगे? 32। हर एक पे एक, जैसे आप देखेंगे इजीली देखा कि इस पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 चैत्यालय दिख रहा है। तो चारों साइड कितने हो जाएंगे? 32। तो 32 और ऐड कीजिए, कितने? 142। और 32 इधर है जम्बूद्वीप में, पांचों में कितने हो जाएंगे? जम्बूद्वीप का भी एक क्षेत्र है ना, अभी तार्की के 2 और पुष्कराल के 2। तो कितने टोटल विजयार पर्वत के? 160 अलग से, विजयार पर्वत के 160। 16 वक्षार गिरी इधर है, ऐसी कितनी वक्षार गिरी? 5। और आप एक भी कंफ्यूज होते, ये जम्बूद्वीप की है ना, ये जम्बूद्वीप की, ऐसी तार्की खंड की और ऐसी पुष्कराल की। तो कितनी वक्षार गिरी? 80 वक्षार गिरी और 160 विजयार पर्वत। तो अब गिनिए, 80 वक्षार गिरी के 80, 160 के 160, ये हो गया। पुराने ऐड करो। हाँ, और गजदल भी चारों में जाएंगे, तो 5 के 20। और फिर से सालमली, सालमली वृक्ष जम्बूद्वीप में है, वो दाकी खंड में दाकी होते हैं, और पुष्कराल में पुष्कराल। तो फिर से मेरू पर्वत के तो 80 अपन ने सबके गिने। ठीक, गिनते जाओ। मेरू पर्वत के 80, फिर जम्बू सालमली वृक्ष के नीचे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 में 2, तो 5 में 10। ठीक है, मेरू पर्वत के, अरे जम्बू सालमली वृक्ष के 10। 16 वक्षार गिरी, 5 में कितनी हो जाएगी? 80। तो और 80 गिनिए, कितने हो गए? गिनते रहना सही से, लिखते जाओ ना। हो गए 80। ये फिक्स है। 5 में एक के कितने थे? 16। तो 5 में के कितने? 80। ये कल समझा था। वक्षार गिरी एक साइड 16, 5 में कितनी हो जाएगी? 80। विजयार पर्वत एक साइड 32, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 160। जम्बू सालमली वृक्ष 2, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 10। एक मिनट, जम्बू सालमली वृक्ष कर रहे हैं, वृक्ष हो गए। उसके बाद गजदल 4, तो 5 में कितने हो जाएंगे?
अब जम्बूद्वीप के पर्वत, तो एक साइड कितने थे टोटल? यहाँ 6 समझो क्योंकि वहां की सिचुएशन क्षेत्र में, तो 8 और 5 के कितने हो जाएंगे? 40। कितने हो गए टोटल? अभी बाकी है, अभी 418 नहीं होंगे। कितने हो गए? ठीक, अभी 68 कल बताएंगे कैसे 68 इसको नेक्स्ट करो। देखो आवाज मत करो, थोड़ी आवाज में आप एग्जाम में मार्क दोगे। अब पहला देश कौन सा आ गया? विदेश क्षेत्र में, बातों में चला गया, अच्छा देश है, इससे ध्यान से सुनो। ये 8 देश कहाँ के हो गए? पूर्व के, उत्तर के। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये बाकी के सारे देश आ गए, नेक्स्ट करो। ये नीचे के देश आ गए, नेक्स्ट। इस तरह से एक क्षेत्र के आर्यभट्ट की प्रधान नगरी का नाम क्षेमा है। जो पहला क्षेत्र है उसके जैसे अपने यहाँ भरत क्षेत्र के आर्यभट्ट की प्रधान नगरी कौन सी है? आर्यभट्ट की प्रधान नगरी कौन सी? अयोध्या। वो सारे तीर्थंकरों का जन्म कहाँ होता है? अयोध्या में होता है ना? तो हुंडा सरपड़ी काल का प्रभाव है कि अमुक तीर्थंकरों का जन्म अलग जगह हुआ, बाकी सारे तीर्थंकरों का जन्म कहाँ होता है? अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है और सबने शिखर शाश्वत मोक्ष भूमि है। ठीक है, तो आर्यभट्ट की शाश्वत नगरी कौन सी कही जाएगी? अयोध्या। और ये विदेश क्षेत्र की कौन सी है? आर्यभट्ट की प्रधान नगरी क्षेमा। ठीक है, जान लीजिए। अब ये कल से आज विदेश क्षेत्र की टाइम क्या होगा? चल पाएंगे सब इंटरेस्ट है? जी महोदय, संडे को परीक्षा से लेंगे। अभी और अपन समझेंगे 720 तीर्थंकर कहाँ पर होते बोलते ना, 5 भरत के, 5 ऐरावत संबंधी 10 क्षेत्र के 720 तीर्थंकर को अर्घम निरूपामेति स्वाहा। ये 720 कहाँ होते हैं? ठीक, विदेश क्षेत्र कितने होते हैं? सुनो तो, विदेश क्षेत्र कितने होते हैं? हर एक विधि में कितने तीर्थंकर होते हैं? और विदेश क्षेत्र में टोटल कितने देश होते हैं? विदेश क्षेत्र कितने, विदेश क्षेत्र के टोटल देश कितने, और हर एक विधि में कितने तीर्थंकर होते हैं? बहुत इजी, ध्यान से सुना होगा तो समझ में आएगा। स्पाइक्स वाली पीढ़ी पहले हाथ जोड़ लो, नमस्कार। विदेश क्षेत्र कितने? 5। कहाँ पर? और किसको नहीं मिला? जिसको प्राइज ना मिला, किसको? हाँ ताल तो मिलेगा तीसरे दिन। जम्बूद्वीप में 2 पुष्करार्थ में और 2 घात की खंड में। पहले घात की खंड आता है कि पुष्करार्थ? घात की खंड। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? 5। एक जम्बूद्वीप में दिख रहा है बड़ा सा, 2 कहाँ पर है? घात की, और 2 कहाँ पर है? पुष्करार्थ। ये आपको समझना, ये सब में लागू पड़ेगा। ये 5 आपको जैसे सुमेरु पर्वत बीच में जब घात की खंड और 2 पुष्करार्थ तो दिखाएंगे कहाँ कहाँ पर होते हैं, है ना? ऐसे ही आज अपन ने क्या पढ़ा? 2 पुष्करार्थ है। विदेश क्षेत्र में कितने देश होते हैं? एक विदेश क्षेत्र में कितने देश? सोच के बोलिए आराम से। 4। सिद्ध हो। हाँ पीछे 2 पुरस्कार द्वीप में 5 विदेश हो गए। एक में 5 होते हैं, जिसमें से एक जम्बूद्वीप में, 2 भारतीय खंड में और 2 पुरस्कार द्वीप में। और जैसे एक विदेश क्षेत्र 32 वो होते हैं देश, तो 160 पूरे 5 विदेश क्षेत्र होते हैं। जो 32 हुए किसमें
हमने तो इतना सारा क्वेश्चन पूछा ही नहीं था जो आप तीसरा बोलने लगे। नहीं, इतना अच्छा बताया। पहले वाले से लेके इस साइड कितने रहते हैं एक विधेय क्षेत्र में? 4। तो फिर तो तीर्थंकर 5 नहीं, तीर्थंकर 4 और विधेय क्षेत्र 5, तो 4 × 5 कितने हो जाएंगे? 20। समझ में आ गया? एक विधेय क्षेत्र में कितने तीर्थंकर जन्म लेंगे? 8। और पुष्कर और द्वीप में 8, तो कितने हो गए? 20। विद्यमान 20 तीर्थंकर। तो एक क्षेत्र में, एक विधेय क्षेत्र में 4। वेरी गुड। अपन ने स्टडी की वो कैलकुलेशन बताना है। ठीक है। 390 कैसे? 80 जम्बूद्वीप के। कैसे मत कर लो। 80 जम्बूद्वीप के। 80 जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत के क्लियर 80 गिनते जाना। और 8 हो गए आप 8 शांति से बोलो, सब याद है, बस सोच घबराओ मत। जम्बू गए। सालमन या जम्बू एक में 2, तो सबके मिला के 10। कर्नाटक की 4 और 4 में 16। फिर 4 2 और और 80 बच्चा की 16 वृक्ष 5 वृक्ष नहीं है, पर्वत है। और 4 पर्वत। एक में 16 तो 5 में कितने? 80। 8 इतना तो याद रखा। 8 से ठीक है, इतने में भी ताली बजा दो, तो इतना भी याद रखा। अब किसी को याद है? मतलब ये 8 पर्वत के हैं जम्बूद्वीप के, तो 8 बच्चे 40 8 पर्वत जम्बूद्वीप में हैं, तो 16 बच्चे 80। जम्बूद्वीप के गए 160। टोटल कितने हो गए? 390। वेरी गुड। जम्बूद्वीप के 8 पर्वत, 6 नीलाचल, 2 विजय, 8 बचा 40। फिर उसके बाद धीरे ऊपर आके आप सुमेरु पर्वत की गिनिए, तो सुमेरु के 16 और 5 मेरु 4 दर्जन पर एक चैत्यालय, तो 4 पंचा 20। जम्बू वृक्ष, शालमणि वृक्ष, ऐसे वहां पे दातकी वृक्ष और वहां पे पुष्कर है, तो 4 2 × 5, तो कितने हो जाएंगे? 10। ये हो गए। अब 32 विजय पर्वत विधेय क्षेत्र के, और ऐसे 5 है ना विधेय क्षेत्र, तो 32 × 5 तो 160, और 16 अक्षर की, तो 16 × 5 क्योंकि 5 है, तो 80 हो गए। 390। कांचनगिरी पर्वत होते हैं, कोई बोले नहीं, कोई नहीं बोलेगा। वेरी गुड। तो इसको क्या बोलते हैं? छोटे बच्चों ने भी तो कुछ सुन के याद रखा। कितने कितने होते हैं? दिग्गजेंद्र, हम बहुत बार बोले थे, दिग्गजेंद्र, यमगिरी और सरोवर कितने कितने होते हैं? एक मिनट, क्या? 4 और 20 तालाब सरोवर और दिग्गजेंद्र 8। वेरी गुड। दिग्गजेंद्र कितने हैं? 8। कितने? तो 5 चारों साइड, तो 20 सरोवर। चारों गजदर के कलर बताने। जिन लोगों ने डायरेक्ट और जम्बूद्वीप पर आराम से नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको एक डायरेक्शन बताओ। अपने स्थान पर हमारे सामने चले जाओ। सूर्य को सुहानी मस्तक करो, सहारे दो ये जिनवानी आरती, तोरे जगो दिन रे, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को, गुर सेवा निर्गन, दया
की समान